हेलो गाइस, वेलकम टू आरपी एकेडमी। सो आज हम लोग यहाँ पर एक नया चैप्टर करने वाले हैं इकोनॉमिक्स का, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो आई डोंट नो व्हाई इट इज इन योर इकोनॉमिक्स, इट मस्ट बी इन द फाइनेंस सिलेबस एनीवेज। यहाँ पर चलो स्टार्ट करते हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये भी अगेन, तो अच्छे से इसको कवर करते हुए चलेंगे। पहला क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहे हैं कि आरबीआई जो है, ठीक है, उसके स्केल बेस्ड रेगुलेशन फ्रेमवर्क के अंडर कौन सी कैटेगरी है एनबीएफसी की जो कि ऑटोमेटिकली प्लेस हो जाती है मिडिल लेयर के अंदर रिगार्डलेस ऑफ इट्स एसेट साइज। तो बताओ क्या आंसर होगा। देखो, यहाँ पर हमारे पास में जितने भी डिपॉजिट टेकिंग, ठीक है, जितने भी डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसीज एनडी होते हैं, ये हमारे इसमें चले जाएंगे। कैसे हो जाते हैं? तो आरबीआई ने ना एक स्केल बेस्ड रेगुलेशन फ्रेमवर्क निकाला था ताकि जितनी भी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज है उनको रेगुलेट करें। उनकी रिस्क प्रोफाइल कैसी है, साइज कैसा है और एक्टिविटी क्या है। तो ये जो फ्रेमवर्क है ये हमारे पास में 4 लेयर्स में आता है। पहला है बेस लेयर, मिडिल लेयर, अपर लेयर, टॉप लेयर। तो अगर हम यहाँ पर सबसे पहले हमारा मिडिल लेयर समझते हैं, तो मिडिल लेयर में हमारे पास में देखो, जैसे अगर मान लो हमारा बेस लेयर है, तो बेस लेयर में क्या होगा, आपके पास में नॉन डिपॉजिट एनबीएफसी जिनके एसेट साइज 1000 करोड़ से कम है, ठीक है, 1000 CR से अगर कम है तो वो आ जाएगा। अब कुछ एंटिटीज को हमने कैटेगराइज करा मिडिल लेयर में बाय डिफॉल्ट, इररिस्पेक्टिव उनका यहाँ पर एसेट साइज क्या है। तो ऐसा कैसे होता है, जितनी भी डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी एनडी से, देखो एनबीएफसी डी है डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी, ये अब यहाँ पर हम ये नहीं देखेंगे कि इनका लार्ज है ये स्मॉल एसेट बेस, बस यहाँ पर ये डिपॉजिट क्योंकि एक्सेप्ट कर रहे हैं तो ये किस में आ जाते हैं, ये आ जाते हैं नॉन डिपॉजिट टेक सॉरी एनबीएफसी डिपॉजिट टेकिंग मिडिल लेयर में आ जाएंगी। अच्छा, अगर एनबीएफसी जिनका साइज 1000 करोड़ या उससे ज्यादा है, 1000 करोड़ से कम है, तो आप किस में जाओगे, आप जाओगे आपका बेस लेयर में। उससे ज्यादा है, ठीक है, तो यहाँ पर हम इनको लेते हैं स्पेसिफिकली जो नॉन डिपॉजिट टेकिंग है, उनको हम किस में लेंगे, उनको हम लेकर चलेंगे हमारे मिडिल लेयर के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास में स्टैंड अलोन प्राइमरी डीलर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड एनबीएफसीज, कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनीज आ जाती हैं। ओके, तो हमारे पास में, अच्छा ये बोल रहे हैं ऑल नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसीज, तो ये तो जनरली हमारे बेस लेयर में होती हैं। अगर इनका बेस साइज यहाँ पर 1000 करोड़ एसेट से ज्यादा है तो ये हमारे मिडिल लेयर में आ जाती हैं। ओके, नाउ एनबीएफसी पीयर टू पीयर लैंडिंग प्लेटफॉर्म और एनबीएफसी अकाउंट एग्रीगेटर, अगर इन दोनों की बात करें तो ये स्पेसिफिकली वो टाइप ऑफ एनबीएफसी हैं जो कि हमारे बेस लेयर के अंदर आती हैं, ठीक है, और ये कंसिडर की जाती हैं लोअर रिस्क टू सिस्टमिक स्टेबिलिटी ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम। क्लियर है? तो आपके पास यहाँ पर मिडिल लेयर के अंदर आ जाएंगी ये नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी जिनका एसेट साइज 1000 से कम है, वो आपके पास में बेस लेयर में आती है, जैसे P2P या फिर अकाउंट एग्रीगेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, prompt corrective action framework was recently extended to include large NBFCs. Which of the following is primary risk threshold trigger for an NBFC in the upper layer? देखो, हमारे पास में आरबीआई का पीसीए फ्रेमवर्क आया था एनबीएफसीज के लिए, जो कि हमने यहाँ पर इंटरवीन करना था एट अर्ली स्टेज जब कोई एनबीएफसी का फाइनेंशियल हेल्थ जो है, एक सेकेंड, जब किसी एनबीएफसी का जो फाइनेंशियल हेल्थ है वो डिटोरिएट हो रहा है, तो ये हमारे जितने भी डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी हैं और स्पेसिफिक नॉन डिपॉजिट टेकिंग जिसमें कि हमारे पास मिडिल लेयर, अपर लेयर और टॉप लेयर में आएंगे, वो सभी इंक्लूडेड रहते हैं। तो प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन क्या है कि अगर आपका कैपिटल बेस कम हो जाता है तो यहाँ पर आप क्या रेमेडियल मेजर्स ले रहे हो, यहाँ पर रिस्क आपका एक सर्टेन लिमिट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो देखो, पीसीए फ्रेमवर्क 3 इंडिकेटर्स पर काम करता है, ठीक है। अगर कोई भी यहाँ पर ब्रीच होगा हमारा, तो ये किसके अंडर आएगा, ये आपका प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क यहाँ पर ट्रिगर हो जाता है। तो हमारे पास में देखो, इनको रिस्क थ्रेशोल्ड बोलते हैं, ये जो पीसीए फ्रेमवर्क में हमारे पास ये जो हमारे पास में यहाँ पर पीसीए फ्रेमवर्क में 3 इंडिकेटर्स हैं उनको। अब सबसे पहला कौन सा है, करार होता है, ठीक है।
तो प्राइमरी ट्रिगर जो करार है वो हमारे रेगुलेटरी मिनिमम के नीचे नहीं जाना चाहिए। एनबीएफसी जिनका यहाँ पर पहला रिस्क थ्रेशोल्ड है, ठीक है, अगर करार 15% से कम हो गया, बैंक्स के लिए 9% है लेकिन एनबीएफसी के लिए 15% होता है। अच्छा, फिर यहाँ पर एसेट क्वालिटी की बात कर लेते हैं। एसेट क्वालिटी में क्या देखेंगे, एनपीए चेक करते हैं। तो अगर हमारा नेट एनपीए रेशियो जो है वो यहाँ पर एक्सीड कर जाता है 6%, ठीक है, हायर परसेंटेज अब 9% या फिर 12%, ये ज्यादा सीवियर रिस्क थ्रेशोल्ड की तरफ लेकर जाते हैं, 2 और 3, ठीक है, 2 और 3। थर्ड इंडिकेटर कौन सा रहता है आपका, ये रहता है लेवरेज रेशियो, ठीक है। अब ये जो लेवरेज रेशियो है ये हमारा किसके लिए होगा, देखो ये आता है कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज के लिए, जो कि यहाँ पर इनके एडजस्टेड नेट वर्थ चेक करता है या एग्रीगेट रिस्क वेटेड एसेट्स को चेक करता है, ठीक है। तो यूजुअली हमारे पास दो ही यहाँ पर इंडिकेटर्स रहेंगे, करार रहेगा और नेट परफॉर्मिंग एसेट्स का रेशियो रहेगा। अच्छा, एक रहता है टीयर 1 कैपिटल रेशियो। तो अगर यहाँ पर हमारा ये रेगुलेटरी मिनिमम से चला गया, जैसे कि रिस्क हमारे पास थ्रेशोल्ड एक में क्या होगा आपका 10%, ठीक है, लेकिन 8% से ज्यादा होना चाहिए, और रिस्क थ्रेशोल्ड 2 हमारे पास 8% से कम चल जाता है, और रिस्क थ्रेशोल्ड हमारे पास में यहाँ पर लेकिन वो 6% से ज्यादा होना चाहिए। तो इस तरीके से हमारे पास में लेवल्स दी जाती हैं टीयर 1 कैपिटल रेशियो के लिए भी। ओके, अच्छा, इसके बाद में आता है प्रॉफिटेबिलिटी रिटर्न ऑन एसेट्स। तो ये रिटर्न ऑन एसेट्स हम कैसे देखते हैं, अगर ये हमारा नेगेटिव है स्पेसिफिक पीरियड के लिए, तो मीनिंग 2 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स के लिए, तो हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं कि पीसीए फ्रेमवर्क जो है वो आपका यहाँ पर ट्रिगर हो गया, एज इट इंडिकेट्स एन इनएबिलिटी टू जनरेट इंटरनल कैपिटल। तो एक बार अगर मान लो कोई भी एनबीएफसी पीसीए फ्रेमवर्क के अंडर आ गया, ठीक है, तो क्या होगा, अगर ये आ जाता है तो आरबीआई क्या करेगी, आरबीआई रिस्ट्रिक्ट कर देगी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन या फिर रेमिटेंसेस ऑफ प्रॉफिट्स, ठीक है। अच्छा, देन यहाँ पर हमें प्रमोटर्स और शेयर होल्डर्स चाहिए ताकि वो इन्फ्यूज करें इक्विटी यहाँ पर, फाइन। अच्छा, इसके अलावा हमें यहाँ पर ब्रांच एक्सपेंशन जो है उसको रिस्ट्रिक्ट करना होगा, और एक्सपेंड नहीं कर सकते, पुरानी ब्रांचेस तो ऑफ कोर्स कंटिन्यू रहेंगी, इम्पोज कर देंगे कैप्स हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर पर, कि अब आप इससे ज्यादा कैपेक्स नहीं कर सकते हैं। क्लियर है, चलो, तो यहाँ पर अब आपके पास में आंसर क्या होना चाहिए, आपसे पूछा गया था कि इनमें से कौन सा एक प्राइमरी रिस्क थ्रेशोल्ड ट्रिगर है, तो करार भी होगा, नेट एनपीए रेशियो भी होगा, और रिटर्न ऑन एसेट्स भी होगा। तो यहाँ पर आपका आंसर ई हो जाएगा, ए बी एंड सी, ठीक है। चलो आगे आ जाते हैं। तो अब आप देखो इसमें एनबीएफसी और पीसीए ट्रिगर्स जो होते हैं वो बेस्ड होते हैं करार के ऊपर, नेट एनपी के ऊपर। जो पीसीए बैंक का होता है उसमें रिस्क ऑन एसेट प्रॉफिटेबिलिटी इंडिकेटर एक्सक्लूडेड रहता है हमारे एनबीएफसी में। अच्छा, वहां पर क्या होता है कि आपका ये जो रिस्क ऑन एसेट है ये नेगेटिव नहीं होना चाहिए, इसके लिए, बैंक्स के लिए। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। रिगार्डिंग द स्टैट्यूटरी डिफरेंस बिटवीन करेक्ट बैंक्स बिटवीन बैंक्स एंड एनबीएफसीज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। तो अब आपको बताना है इसमें से हमारा आंसर क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें बैंक्स और एनबीएफसीज, ठीक है, ये आपको पता है बैंक्स कौन से होते हैं और एनबीएफसीज कौन से होते हैं। तो अगर हम बात करें एनबीएफसीज की, ये कैन नॉट एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट्स, सेविंग या करेंट अकाउंट्स, ठीक है। तो यहाँ पर एनबीएफसी जो होते हैं वो कोई भी फंक्शन जैसे बैंक परफॉर्म करते हैं, जैसे कि लैंडिंग, ठीक है, इन्वेस्टमेंट्स, ये सब कर सकते हैं, लेकिन स्टैट्यूटरी लिमिटेशन इनके ऊपर लग गई आरबीआई एक्ट 1934 और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंडर। तो अब यहाँ पर आपको कुछ चीजें लिखते हैं, ठीक है, इसके ऊपर इनके बीच में डिफरेंस देख लेंगे। डिपॉजिट इंश्योरेंस चेक है ये आपका पेमेंट एंड सेटलमेंट हो गया, इसको ठीक से लिख देते हैं, एक सेकेंड। हाँ जी, पेमेंट एंड सेटलमेंट,
चलो, अब यहाँ पर आपके पास में इसके बाद में आएगा रिजर्व रिक्वायरमेंट्स। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ बैंक्स की, दूसरा यहाँ पर एनबीएफसीज की तो देखो, बैंक्स क्या करते हैं, सेविंग्स और करेंट अकाउंट्स, ठीक है, एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन हमारे पास एनबीएफसी जो होते हैं वो डिमांड डिपॉजिट्स एक्सेप्ट नहीं कर सकते। केवल स्पेसिफिक एनबीएफसी डी डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी जो है वो टर्म डिपॉजिट्स ले सकते हैं। अच्छा, बैंक्स क्या करते हैं, वो एक इंटीग्रल पार्ट बनाते हैं पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम का। ये यहाँ पर पार्ट नहीं बनते हैं पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम का। बैंक्स इशू कर सकते हैं चेक्स ड्रॉन ऑन देमसेल्व्स, यहाँ पर ये इशू नहीं कर सकते ड्रॉन ऑन देमसेल्व्स। डिपॉजिट जो होते हैं वो इंश्योर्ड होते हैं डीआईसीजीसी एक्ट के अंडर, जिसमें 5 लाख का इंश्योरेंस मिलता है। यहाँ पर कोई इंश्योरेंस फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। इनको सीआरआर एसएलआर मेंटेन करना होता है। इनको केवल एसएलआर रिक्वायर्ड है अगर मेंटेन करने के लिए, ठीक है अगर ये डिपॉजिट टेकिंग है, और सीआरआर एप्लीकेबल ही नहीं होगा। सो बेसिकली हमारे पास में अब आंसर क्या होना चाहिए, सी हमारा आंसर होना चाहिए। पहला बोल रहे हैं दे कैन इशू चेक्स ड्रॉन ऑन देमसेल्फ, नहीं कर सकते। डीआईसीजी फ्रेमवर्क नहीं अलाउड है। एनबीएफसीज आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन सीआरआर, नहीं। दे आर फॉर्मिंग अ पार्ट ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम, नहीं। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर आंसर होगा। अच्छा, हमारे पास में जो एनबीएफसीज होते हैं उनको हमने क्या बोला है, उनको बोला है कि आपको ये स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट नहीं फॉलो करनी, लेकिन लिक्विडिटी कवरेज रेशियो आपको फॉलो करना है। लिक्विडिटी कवरेज रेशियो क्या होता है, टोटल यहाँ पर हमें लिक्विडिटी इसकी जरूरत पड़ेगी लास्ट नेक्स्ट 30 डेज में, वो हम डिनोमिनेटर में लेते हैं, और कितने हमारे पास कैश और कैश लिक्विड एसेट्स परसेंट है, मीनिंग हमारे पास ना हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट्स होता है, तो वो हमारे पास कितने अवेलेबल हैं अपॉन यहाँ पर कितनी हमें नेक्स्ट 30 डेज के अंडर अंडर लिक्विडिटी की जरूरत होगी। चलो, क्यों, अच्छा ये यहाँ पर डिमांड डिपॉजिट्स एक्सेप्ट नहीं करते हैं, चेक्स इशू नहीं करते, इसीलिए पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम से एक्सक्लूडेड है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वाज एस्टैब्लिश्ड इन 2021 एज अ स्पेशलाइज्ड डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग। नाउ दिस इज वेरी इजी। नफेड आया था, नबार्ड नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। तो हमारे पास में ये किसके अंडर आया था, NBFIDA नफेड एक्ट के अंडर आया था, ठीक है। और नफेड एक्ट में भी हमारे पास में ये 2021 में बेसिकली इन्होंने क्या किया, इसको क्रिएट कर लॉन्ग टर्म नॉन रिकोर्स मतलब, यहाँ पर अगर मैंने किसी एक्सपोर्टर को कोई सामान का मतलब बिल था जिसको मैंने डिस्काउंट किया, और अगर बायर ने वो पेमेंट नहीं की, तो बैंक एक्सपोर्टर से मनी क्लेम नहीं कर सकता, नॉन रिकोर्स। ओके, तो नॉन रिकोर्स हमारे पास में इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग नीड्स होती है इंडिया की, तो ये प्रोवाइडर बन जाते हैं कैपिटल के, और कैटलिस्ट बन जाते हैं डेवलपमेंट ऑफ बॉन्ड्स एंड डेरिवेटिव मार्केट के। तो कंपैरिजन करते हैं ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का इंडिया में। तो देखो, हमारे पास नबार्ड आया था 1982 में, ठीक है, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के लिए। तो सिडबी आया था 1990 में, तो ये इडबी पहले था, इडबी के बाद में सिडबी को भी लेकर आ गए थे इडबी के अंडर, फिर बाद में सिडबी को इंडिपेंडेंट कर दिया था एमएसएमई। एग्जिम बैंक एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, ये आपका 1982 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर पूरा का पूरा है। ये फॉरेन ट्रेड और एक्सपोर्ट इंपोर्ट दोनों में ही फाइनेंसिंग करता है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास नेशनल हाउसिंग बैंक आपका 1988 में आया था। पहले ये रेगुलेटर था, अब ये रेगुलेटर नहीं है, आरबीआई को रेगुलेटर बना दिया गया है। तो हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर के ये बेसिकली जब आया था उस बजट में, तो इसीलिए आया था कि रेगुलेशन करनी है। अभी करेंटली आपका सुपरविजन और प्रमोशन का काम करता है। अब नफेड अगर बात करें तो 2021 में लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग के लिए आया है। ओके, क्लियर हो गया। चलो, अच्छा, नफेड जो है इंडिया में लार्ज स्केल डीएफआई इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए नहीं था, आईसीआईसीआई और आईडीबीआई जो है वो कमर्शियल बैंक्स बन गए थे, तो इसीलिए नफेड जो आया था उसमें इनिशियल ऑथराइज्ड कैपिटल कितनी थी, 1 लाख करोड़ रुपीस की थी, ठीक है। और ये यहाँ पर जो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन थी उसको सपोर्ट करने के लिए लाया गया था। In the SBR framework, that is scale-based regulation framework, upper layer consists of those NBFCs which are specifically identified by RBI. What is the maximum number of NBFCs that can be placed in this layer?
based on scoring methodology. So scale based regulation framework, अब इसमें अपर लेयर जो है वो आपके पास केवल इनविटेशन से आता है, बाय इनविटेशन ओनली, ठीक है। जो बेस लेयर है और जो मिडिल लेयर है ये आपका यहाँ पर क्लियर एसेट थ्रेशोल्ड्स है और एक्टिविटीज के अकॉर्डिंग रहता है। अब यहाँ पर आरबीआई क्या करती है, एक मल्टी फैक्टर सेक्टोरिंग स्कोरिंग इंजन देखती है। अब ये जो स्कोरिंग इंजन है इसमें क्या होगा, यहाँ पर ये बेसिकली एक फिल्टर लेकर चलेंगे। आरबीआई देखेगी टॉप 50 एनबीएफसी कौन से हैं एसेट साइज से, ठीक है। इसमें से हमारे पास में जो 50 है इनको इनके पैरामीटर्स जैसे इनका साइज क्या है, इंटरकनेक्टेडनेस कैसी है फाइनेंशियल सिस्टम के साथ में, कॉम्प्लेक्सिटी कैसी है और सब्स्टिट्यूटेबिलिटी कैसी होगी, ठीक है। तो ये हम यहाँ पर देखते हैं। तो बेसिकली अब अगर आप देखें कट ऑफ यहाँ पर, तो जो स्कोर है वो बेस्ड किस पर होगा, टॉप 20 एनबीएफसी जो कि हमारे रहेंगे और उसके अकॉर्डिंग उनको 20 हमारे जो टॉप 50 में से 20 हमने चूज किए उनको हम एनबीएफसी अपर लेयर में ले आते हैं, सब्जेक्ट टू एनहांस रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, जैसे कि प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के साथ होता है। तो की रेगुलेटरी इम्पैक्ट हमारे पास में क्या क्या रहते हैं एनबीएफसी यूएल के लिए, तो इनको अपर लेयर में रखा जाएगा, इनको स्ट्रिक्टर नॉर्म्स के साथ में काम करना होता है, 24 मंथ्स ऑफ बीइंग आइडेंटिफाइड, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले आता है कॉमन इक्विटी टीयर 1, इनको करार एटलीस्ट 9% का यहाँ पर CET1 रेशियो कॉमन इक्विटी टीयर 1, ठीक है, कोर कैपिटल वाला। फिर लिस्टिंग रिक्वायरमेंट्स, यहाँ पर इनको मैंडेटरी लिस्ट करना होगा स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर जो भी स्पेसिफाइड टाइमलाइन है उसके अंडर। इनको यहाँ पर फ्रीक्वेंट और रिगरस इंटरनल ऑडिट्स एंड डिस्क्लोजर नॉर्म्स करने हैं और पीसीए फ्रेमवर्क में यहाँ पर इनको डायरेक्टली कवर किया जाता है पीसीए फ्रेमवर्क के अंडर, ठीक है। अच्छा, जो अपर लेयर होती है वो आपकी टॉप 20 में चली गई और जो टॉप लेयर होती है वो अभी करेंटली एम्प्टी है, यहाँ पर ये रिजर्व की गई है एंटिटीज के लिए अपर लेयर में। जब आरबीआई को लगेगा कि एक एक्सट्रीम सिस्टमिक रिस्क ये पोस्ट कर रहे हैं वारंटिंग इवन हायर कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। अभी आरबीआई जो है वो बहुत खुश तो है नहीं एनबीएफसी यूएल के साथ में, इसीलिए टीएल में किसी को नहीं लिख रहा है। नेक्स्ट यहाँ पर अंडर द रेगुलेटरी सैंडबॉक्स ऑफ आरबीआई which of the following is a cohort specifically aiming at helping NBFI improve last mile delivery। तो आरबीआई का रेगुलेटरी सैंडबॉक्स फ्रेमवर्क है जिसमें कि ऑपरेट करते हैं थीमेटिक कोहॉर्ट्स को एनकरेज करेंगे कंट्रोल्ड लाइफ टेस्टिंग ऑफ इनोवेटिव फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स। तो हर एक कोहॉर्ट जो है वो फोकस करेगा स्पेसिफिक चैलेंजेस सेक्टर के ऊपर। तो एमएसएमई जो है वो लैंडिंग यहाँ पर कर रही होती है और यही आपका यहाँ पर किसके अंडर आ जाता है, हमारे कोहॉर्ट के अंडर आ जाता है। तो ये कोहॉर्ट क्या करते हैं, ये एम करते हैं कि ये एनबीएफआईज को हेल्प करें और फिनटेक्स को जो क्रेडिट गैप आ गया है यहाँ पर स्मॉल बिजनेसेस के लिए, तो ये यहाँ पर ऑल्टरनेटिव डेटा यूज करते हैं, ब्लॉकचेन यूज करते हैं, एआई, ठीक है। और ये यहाँ पर सोल्यूशन निकालते हैं लास्ट माइल डिलीवरी में, जिसमें कि इनको इनफॉर्मल माइक्रो एंटरप्राइजेस तक पहुंचना है जिनके पास ट्रेडिशनल डॉक्यूमेंटेशन की कमी है। और कैश फ्लो बेस्ड लैंडिंग होनी है, तो अब हमें यहाँ पर कोलेटरल बेस्ड लोन से फोकस करना है रियल टाइम ट्रांजेक्शन डेटा के ऊपर, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप देखना हमारे पास में आरबीआई रेगुलेटरी सैंडबॉक्स जो है वो किस तरीके से अलग अलग बार आया। तो सबसे पहले ये रिटेल पेमेंट्स को लेकर आए थे, इनकी प्राइमरी थीम जो थी ताकि डिजिटल पेमेंट्स को यहाँ पर एनहांस करें, सिक्योरिंग एंड एक्सेसिबिलिटी को। फिर ये लेकर आए क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स जिसमें कि इन्होंने कॉस्ट को कम करने की और टाइम को कम करने की बात की, रेमिटेंसेस की। फिर आया एमएसएमई लैंडिंग जहाँ पर इन्होंने क्रेडिट एक्सेस को इम्प्रूव करने की बात की। फिर आता है प्रिवेंशन ऑफ फाइनेंशियल फ्रॉड्स जहाँ पर फ्रॉड गवर्नेंस को इन्होंने एनहांस करना था और रिड्यूस करना था डिटेक्शन लैग इन डिजिटल ट्रांजेक्शन। फिर हमारे पास आता है थीम न्यूट्रल, अलाउ करा इनोवेशन अक्रॉस वेरियस फंक्शंस विदाउट अ स्पेसिफिक थीमेटिक रिस्ट्रिक्शन, ओके। तो अब यहाँ पर आप देखना हमारे पास में न्यू टैक्स जैसे कि ब्लॉकचेन या एआई जो है वो हमें यहाँ पर रेगुलेटर्स को समझते हैं, उसके बाद में इनोवेटर्स जो हैं वो टेस्ट करते हैं प्रोडक्ट्स को एक सेफ एनवायरनमेंट में जहाँ पर रियल कस्टमर्स तो होते हैं लेकिन रिस्क लिमिटेड होता है। अच्छा,
आरबीआई यहाँ पर टेम्पररी रिलैक्सेशन दे देता है सर्टेन रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स में, फॉर एग्जांपल लिक्विडिटी या ट्रैक रिकॉर्ड ड्यूरिंग द टेस्टिंग फेज. An NBFC MFI is required to maintain a qualifying asset ratio of its at least two. तो अब आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा. देखो हमारे पास में यहाँ पर 60% ऑफ द नेट एसेट आंसर होगा. कैसे होगा? देखो सबसे पहले तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो हमारे पास ना एक सर्कुलर आ गया था जून 2025 में, इसमें आरबीआई सर्कुलर में जो एनबीएफसी एमएफआईज हैं उनको बोला गया कि आपको क्वालिफाइंग एसेट रेशियो एटलीस्ट 60% ऑफ टोटल नेट एसेट रखना होगा, जो कि पहले 75% था. ओके, तो यहाँ पर इन्होंने बोला है कि क्वालिफाइंग एसेट्स कौन से होंगे? जो कोलैटरल फ्री लोन्स आपने दे रखे हैं टू हाउस होल्ड्स, ठीक है, विद एन एनुअल इनकम ऑफ अप टू 3 लाख रुपीज. अच्छा, अगर यहाँ पर नॉन कंप्लायंस होता है, ये आप इतना भी मेंटेन नहीं कर पाते हो 4 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स में, तो एक रेमिडिएशन प्लान आपको आरबीआई को देना होगा. और ये जो रिवीजन आया था ये क्यों आया था? ताकि ग्रेटर ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी हम यहाँ पर प्रोवाइड कर पाए. ठीक है, क्लियर है? तो ये याद रखना 60% ऑफ इट्स नेट एसेट्स है, 75% पहले था लेकिन अब उसको हटा दिया गया है. थोड़े थोड़े चेंजेस आते रहते हैं तो हमें ध्यान रखना पड़ता है. ठीक है, चलो, तो यहाँ पर आपको बेसिकली और क्या क्या चीजें याद रखनी है कि हमारे पास में यहाँ पर डेफिनेशन देख लिया, कंप्लायंसेस देख ली हमने, और तो हाँ एक चीज और है आपकी ना यहाँ पर एनओएफ रिक्वायरमेंट्स. तो जो मिनिमम नेट ओन फंड रिक्वायरमेंट्स है वो 10 करोड़ की बोली गई है, जो कि इनको मार्च 31st 2027 तक पहुंच जाना है. मतलब दे हैव टू अचीव दिस. और कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो आपको बताइए 15% से नीचे नहीं जाना चाहिए. और हाउस होल्ड लिमिट की अगर हम बात करें तो जो टोटल मंथली लोन रिपेमेंट है, ऑब्लिगेशन है, वो हाउस होल्ड की 50% ऑफ इट्स मंथली इनकम से ज्यादा नहीं जानी चाहिए. मतलब अगर किसी की 3 लाख की इनकम है तो 1.5 लाख से ज्यादा आप उनसे यहाँ पर मंथली रिपेमेंट नहीं करवा सकते हो. ओके, नेक्स्ट आ जाओ. स्केल बेस्ड रेगुलेशन मैंडेट्स द अपॉइंटमेंट ऑफ अ चीफ रिस्क ऑफिसर फॉर ऑल एनबीएफसीज विद एन एसेट साइज ऑफ. तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होना चाहिए? देखो अगर किसी को भी चीफ रिस्क ऑफिसर बनना है तो ये आपका ना पहले तो 2019 में आया तो काफी इंपॉर्टेंट हो चुका है. बैंक्स में भी बोला जाता है कि लेकर आओ इनको. ट्रेजरी ब्रांचेस होती हैं बैंक की, उसमें तो और स्पेशली बोला जाता है. तो लार्ज एनबीएफसी को यहाँ पर बोला गया कि हायर स्टैंडर्ड्स यहाँ पर रिस्क मैनेजमेंट के आपको मेंटेन करने हैं अंडर द स्केल बेस्ड रेगुलेशन फ्रेमवर्क. दिस रिक्वायरमेंट रिमेन्स अ कॉर्नरस्टोन फॉर गवर्नेंस. ठीक है, सो व्हाट दे हैव टू डू, जैसे सीपीओ सीआरओ सीएफओ होते हैं ना बच्चे, वैसे ही सीआरओ भी रहता है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. जितने भी एनबीएफसी होते हैं उनको एनकरेज किया गया कि रोबस्ट रिस्क मैनेजमेंट करो. और मैंडेटरी अपॉइंटमेंट बोली गई जिसमें कि ऑल एनबीएफसी, ठीक है, जिनका एसेट साइज 5,000 करोड़ या उससे ज्यादा है. ठीक है, तो यहाँ पर या तो उससे ज्यादा होगा या तो फिर 5,000 करोड़ होगा. और लेयर कवरेज में ये आपके मिडिल लेयर, ठीक है, जो कि यहाँ पर साइज थ्रेशोल्ड मीट करेंगे. और सभी एंटिटीज आपकी, ठीक है, ये तो साइज जो मेंटेन कर पाते हैं, और बाकी सभी अपर लेयर वाले और टॉप लेयर वाले आपके एनबीएफसी इसमें आ जाएंगे. ठीक है, तो यहाँ पर सीआरओ करते क्या है? देखो सीआरओ को ना एक इंडिपेंडेंट, अगर आपसे बोला जाए रिस्क मैनेजमेंट से रिलेटेड आपका कोई भी यहाँ पर डिपार्टमेंट है, कुछ भी है, तो वो आपका हमेशा इंडिपेंडेंट रहेगा. तो सीआरओ मस्ट नॉट हैव एनी डुअल हेडिंग. और यहाँ पर दे कैन नॉट होल्ड एनी अदर बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी. दे मस्ट रिपोर्ट डायरेक्टली टू एमडी एंड सीईओ ऑफ द कंपनी और द रिस्क मैनेजमेंट कमिटी. आरएमसी होते हैं बोर्ड्स के, तो हर रिस्क के लिए अलग अलग होते हैं, मेन हो जाते हैं. इसके अलावा जो भी क्रेडिट प्रोडक्ट्स हैं जैसे रिटेल या होलसेल, वो वेट किए जाते हैं बाय सीआरओ थ्रू देयर रोल इन स्पेसिफिक क्रेडिट प्रपोजल्स. समझ में आ गया? तो हमारे पास में एसबीआर फ्रेमवर्क आरबीआई डिस्टिंग्विश करती है बिटवीन चीफ कंप्लायंस ऑफिसर और आपका चीफ रिस्क ऑफिसर के बीच में. तो चीफ कंप्लायंस ऑफिसर जितने भी मिडिल लेयर वाले हैं और अपर लेयर वाले एनबीएफसी हैं सब में लगेगा. लेकिन चीफ रिस्क ऑफिसर आपका मिडिल लेयर में जिनका एसेट साइज 5 करोड़ या उससे ज्यादा है, और अपर लेयर में सभी के ऊपर लगता है. ठीक है, which regulatory body is responsible for the supervision of housing finance companies as of early 2026. तो यहाँ पर अभी कौन होगा? देखो अगर ऑप्शन में आरबीआई आता है
अगर ऑप्शन में आरबीआई आता है तो ये प्राइमरी रेगुलेटर एंड सुपरवाइजर है। क्या है ये? प्राइमरी रेगुलेटर एंड सुपरवाइजर है। तो आपको इसका नाम लिखना है, अदरवाइज यहाँ पर आपके पास में एनएचबी हो जाता है। ओके, तो हमारे पास में जो एचएफसी थे वो रेगुलेटर सुपरवाइज पहले नेशनल हाउसिंग बैंक कर रहा था, फिर फाइनेंस एक्ट 2019 आया, रेगुलेटरी पावर्स जो है वो ट्रांसफर कर दी गई टू द आरबीआई ताकि बेटर कोऑर्डिनेशन हो। अब यहाँ पर अगर हम बात करें हमारे पास में आरबीआई का जो मेन रोल है वो क्या है? रेगुलेटर का और सुपरवाइजर का। और नेशनल हाउसिंग बैंक का, देखो मैंने कल भी यहाँ पर ना ये चीज कंफर्म की थी, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज में अभी भी ये बात लिखी हुई है कि ये ना केवल सुपरवाइजर की तरह काम करेगा, लेकिन स्टिल आप याद रखना अगर हमसे प्राइमरी रोल पूछा जाए तो रीफाइनेंसर और फैसिलिटेटर की तरह काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये कैपिटल रिक्वायरमेंट, प्रोविजनिंग नॉर्म्स, कंडक्ट करना, इंस्पेक्शन आरबीआई ही कर रहा है। लो कॉस्ट फंड्स देना एचएफसी को और बैंक्स को फॉर हाउसिंग लोन्स, ये हमारा एनएचबी करता है। यहाँ पर जो मास्टर डायरेक्शंस आएंगी वो आपके पास में कौन दे रहा है? एचएफसी से रिलेटेड आरबीआई देता है, ना कि आपका नेशनल हाउसिंग बैंक। लेकिन जो ग्रीवांस रिड्रेसल सिस्टम है और अफोर्डेबल हाउसिंग प्रमोट करनी है वो एनएचबी करता है। ठीक है, जो सर्टिफिकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन है वो आरबीआई देता है, लेकिन यहाँ पर आपके पास में कुछ एक्स्ट्रा बेसिकली यही है कि हमें जितना सुपरविजन वाला पार्ट है वो ये देखता है, लेकिन ऑफ कोर्स आफ्टर आरबीआई ही देखेगा। अब आरबीआई ने फर्दर यहाँ पर जो प्रिंसिपल बिजनेस टेस्ट है, ठीक है, प्रिंसिपल बिजनेस टेस्ट यहाँ पर उसको क्या किया? एचएफसी के लिए यहाँ पर आपका टाइटन कर दिया है। तो एचएफसी स्टेटस मेंटेन करने के लिए कोई भी एंटिटी 60% तक अपने एसेट्स हाउसिंग फाइनेंस में रखेगी और 50% तक इसके एसेट्स इंडिविजुअल हाउसिंग लोन्स के अंडर जाएंगे। तो अगर एक कंपनी फेल कर जाती है इन टेस्ट को तो आरबीआई रिक्लासिफाई कर देगी इनको एज स्टैंडर्ड एनबीएफसी आईसीसी, मतलब इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट कंपनी। ये लेटेस्ट वाली अपडेट है तो ये आपके लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ओके, चलो तो यहाँ पर अब देखो थोड़ा सा ना इसमें कंफ्यूजन रहता ही है। रेगुलेटरी पावर्स एनएचबी से आरबीआई के पास ट्रांसफर हो गई ताकि हार्मनी बने, तो ये प्राइमरली यहाँ पर रिफाइनेंसिंग एजेंसी की तरह बात करती है। Primary dealers are NBFIs who that primarily deal in which market? Now this is very important, बहुत बार आपने पढ़ा होगा गवर्नमेंट सिक्योरिटी से रिलेटेड हमारे पास प्राइमरी डीलर्स होते हैं। तो ये होते कौन है? ये स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इंटरमीडिएरीज होते हैं जो कि आरबीआई के साथ में रजिस्टर्ड होते हैं और ये यहाँ पर इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर का रोल प्ले करते हैं इंडियन मनी मार्केट में और सॉवरेन डेट मार्केट में। अगर हम बात करें पीडीज की, प्राइमरी डीलर्स को पीडीज बोलते हैं, तो ये जो सिस्टम है ये आरबीआई लेकर आई थी 1995 में, जब यहाँ पर स्ट्रेंथन किया गया इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट। ओके, तो इनका मेन फंक्शन क्या है? अंडर राइटिंग सपोर्ट। अंडर राइटिंग सपोर्ट में मैंडेटरी अंडर राइटिंग सपोर्ट रहेगा प्राइमरी इशुएंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डेटेड सिक्योरिटीज के लिए और ट्रेजरी बिल्स के लिए। इंश्योर करेंगे गवर्नमेंट की बोरोइंग प्रोग्राम जो है वो सक्सेसफुली कंप्लीटेड है। और मार्केट मेकिंग की बात करें तो ये जो एक्ट है ये एक मार्केट मेकर की तरह काम करेगा इन द सेकेंडरी मार्केट। तो हम यहाँ पर टू वे कोड्स देते हैं, बाई का भी और सेल का भी, टू इंश्योर लिक्विडिटी एंड प्राइस डिस्कवरी फॉर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। इसके अलावा एब्जॉर्प्शन ऑफ डेट रहता है, तो एब्जॉर्प्शन ऑफ डेट में हमारे पास में पार्टिसिपेट करेंगे ऑक्शंस में। और यहाँ पर आरबीआई मैनेज करती है पब्लिक डेट एफिशिएंटली। ठीक है, तो हमारे पास क्लासिफिकेशन कैसे होता है प्राइमरी डीलर्स का? बैंक रियलाइज्ड पीडीज होते हैं, लार्ज कमर्शियल बैंक्स जिनके पास एक इंटरनल डिपार्टमेंट है डेडिकेटेड टू पीडी ऑपरेशंस, और दूसरा स्टैंड अलोन प्राइमरी डीलर्स होते हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज जो कि सोली डेडिकेटेड है टू द पीडी बिजनेस। तो की रेगुलेटरी फैक्ट हमारे पास में क्या रहेगा? तो स्केल बेस्ड रेगुलेशन फ्रेमवर्क में जितने भी स्टैंड अलोन प्राइमरी डीलर्स होते हैं उनको हम मिडिल लेयर में रख देते हैं रिगार्डलेस ऑफ देयर एसेट साइज, क्योंकि सिस्टमिक इंपॉर्टेंस होनी चाहिए डेट मार्केट में। तो प्राइमरी डीलर्स जैसे कि जीसेक्स, टी बिल्स और स्टेट डेवलपमेंट लोन्स। ठीक है, अब यहाँ पर मर्चेंट बैंकर्स में क्या क्या आते हैं? मर्चेंट बैंकर्स में इक्विटी आईपीओ, मर्जर, एक्विजिशन, ब्रोकर्स में मर्चेंट बैंकर भी इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है।
ब्रोकर्स, सेकेंडरी इक्विटी और कमोडिटी मार्केट्स, HFCs में लॉन्ग टर्म मॉर्गेज एंड हाउसिंग लोन्स। ठीक है। In the SBR framework, the base layer including non-deposit taking NBFCs with an asset size of less than, कितने साइज से कम होगा, 1000 करोड़ से, अभी बताया था। तो यहाँ पर हमारे पास में अगर कोई भी NBFC बेस लेयर के अंदर आती है जो कि फाउंडेशन है रेगुलेटरी पिरामिड का, तो उसको यहाँ पर एक स्मॉलर NBFCs, ठीक है, स्मॉलर NBFCs के लिए ऐसे कर ना बनाया भी गया था, क्योंकि टॉप लेयर तो भी खाली पड़ा है, अपर लेयर में भी केवल टॉप 20 आएंगे, यहाँ पर आपके आ जाते हैं और मैक्सिमम यहाँ पर रहेंगे। ठीक है। तो अब यहाँ पर पहले तो 500 करोड़ का थ्रेशोल्ड था, अब 1000 का कर दिया गया है, तो बेस लेयर यहाँ पर फाउंडेशन बन गया है। ठीक है। तो बेसिकली अगर नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी है, ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास में बिलो 1000 करोड़ रहेगा। और अगर स्पेसिफिक टाइप ऑफ एनबीएफसी है रिगार्डलेस ऑफ देयर साइज, जैसे कि P2P लैंडिंग, अकाउंट एग्रीगेटर, इसके अलावा नॉन ऑपरेटिव फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनीज और एनबीएफसी जिसमें कि कोई भी यहाँ पर पब्लिक फंड नहीं हो, कस्टमर इंटरफेस नहीं है, तो वो सब आपके बेस लेयर के अंडर आ जाएंगे। ठीक है। चलो आगे यहाँ पर बढ़ते हैं। अच्छा, कुछ थ्रेशोल्ड्स यहाँ पर और एनपीए रिकॉग्निशन अगर हम देखें तो ये 1000 करोड़ का आपका न्यू थ्रेशोल्ड है, और एनपीए यहाँ पर जो रिकॉग्निशन करना है वो हार्मोनाइज किया गया है सभी के लिए, मार्च 2026 तक करना होगा, जिसमें कि 90 दिन का टाइम रहेगा, और 10 करोड़ का आपको नेट ओन फंड रखना है, मार्च 2027 तक आपको यहाँ पर कर लेना है अचीव। फाइन। NPS Trust National Pension System is regulated by which of the following NBFI? तो यहाँ पर आपको पता ही है PFRDA एक यहाँ पर हमारे लिए क्या है, रेगुलेटरी बॉडी है। ठीक है, जो कि एनपीएस ट्रस्ट को मेंटेन करता है। तो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेगुलेशन एंड सुपरविजन ऑफ नेशनल पेंशन सिस्टम एंड ओवरऑल पेंशन सेक्टर इन इंडिया। तो रोल क्या है पीएफआरडीए और एनपीएस ट्रस्ट का? तो पीएफआरडीए जो है वो एक रेगुलेटर है, एस्टैब्लिश की गई थी एनपीएस ट्रस्ट के अंडर, और यहाँ पर अंडर द इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 पीएफआरडीए क्या करती है, ओवरआर्चिंग रूल्स अपॉइंट करेगी पेंशन फंड मैनेजर्स, इंश्योर करेगी प्रोटेक्शन सब्सक्राइबर्स के इंटरेस्ट का। ठीक है। ऑल्सो एनपीएस ट्रस्ट क्या करता है, कस्टोडियन सुपरवाइजर की तरह एक्ट करेगा, और रजिस्टर्ड ओनर ऑफ ऑल एसेट्स अंडर द एनपीएस। तो ये रिस्पॉन्सिबल फॉर मॉनिटरिंग द ऑपरेशनल एक्टिविटीज ऑफ इंटरमीडियरीज। ठीक है। ईपीएफओ क्या करता है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड देखता है, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर आता है। ठीक है। अच्छा, पीएफआरडीए ने अभी T+0 सेटलमेंट निकाला एनपीएस कॉन्ट्रीब्यूशंस के लिए, ताकि जो पैसा आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो वो सेम डे इन्वेस्ट हो जाए। ठीक है। और यहाँ पर एडवांसमेंट जैसे इंडियन स्टॉक मार्केट में आई है, कुछ उस तरह का ही ये रहा है। फैक्टरिंग सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एनबीएफसी फैक्टर इन्वॉल्व। तो यहाँ पर हमारे पास में फैक्टरिंग सर्विसेज में क्या होता है, मैंने आपको बहुत बार समझाया है, एक एक्सपोर्टर होता है, एक इम्पोर्टर होता है, या एक सप्लायर या एक बायर होता है, और ये अपने बैंक के पास जाता है या अपने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास जाता है कि मेरा जो बायर है वो तो पेमेंट बाद में करेगा, लेकिन ये बिल ऑफ एक्सचेंज या रिसीवेबल है, इनवॉइस है, जिसके अगेंस्ट आप मुझे पेमेंट दे दो, पेमेंट आप यहाँ पर इम्पोर्टर से ऑन ड्यू डेट ले लेना। तो फैक्टरिंग एक फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है जिसमें कि हमारे पास में डेटर फाइनेंसिंग भी इसको बोल सकते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, बिजनेस जो है वो अपने अकाउंटिंग रिसीवेबल्स जैसे इनवॉइसेस थर्ड पार्टी एक फैक्टर को देती है। ठीक है। एक्सपोर्ट का फैक्टर जो होगा उसको देती है बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, और डिस्काउंट पर ये यहाँ पर इसको ले लेती है। तो क्या होगा, एक बिजनेस ने सामान बेचा किसी के पास में, ठीक है, अब कस्टमर यहाँ पर क्या करेगा, वो बोलता है कि ठीक है ये सामान मुझे क्रेडिट पर चाहिए और मैं आपको बाद में पेमेंट करूंगा। तो यहाँ पर एक्सपोर्टर इसके नाम पर एक इनवॉइस जनरेट करेगा, इससे साइन कराएगा और अपने पास रखेगा। अगर जरूरत पड़ती है वर्किंग कैपिटल के लिए या ऑपरेटिंग साइकिल में किसी भी वजह से फंड्स की रिक्वायरमेंट हमारे एक्सपोर्टर को या सप्लायर को या हमारे सेलर को पड़ती है, तो वो क्या करेंगे, वो अपने बैंक के पास में या अपने फैक्टर के पास जाएंगे और यहाँ पर उनको इसको सेल कर कर बोलेंगे, डिस्काउंट करा कर बोलेंगे कि आप हमें पेमेंट दे दो। यूजुअली यहाँ पर 75 से 80% अमाउंट पहले दी जाती है, और रिमेनिंग अमाउंट जब आपकी ड्यू डेट आएगी तब बैंक देता है। ऑल्सो बैंक क्या करता है, एक डिस्काउंटिंग फी कट करता है।
और अगर बैंक चाहता है कि यहाँ पर मुझे खुद बैंक को जरूरत पड़ गई अगर पैसे की, तो वो इस सेम इनवॉइस को यूज कर कर रीडिस्काउंटिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, ये तो क्लियर है। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास में फैक्टरिंग रेगुलेशन एक्ट होता है। ये क्या कहता है? ये प्रिंसिपल बिजनेस टेस्ट हमारे एनबीएफसी के लिए कि एक एनबीएफसी फैक्टर अगर यहाँ पर क्लासिफाई किया जाए जो कि अपने फाइनेंशियल एसेट्स फैक्टरिंग बिजनेस में लगा रहा है और एटलीस्ट 50% इसके एसेट्स कहाँ जा रहे हैं? फाइनेंसिंग की तरफ जा रहे हैं। और जो इसकी इनकम है वो भी कम से कम 50% इसकी ग्रॉस इनकम की फैक्टरिंग बिजनेस से आनी चाहिए। फिर ट्रेड्स आपने पढ़ा है ना, ट्रेड रिसीवेबल्स यहाँ पर डिस्काउंटिंग सिस्टम। तो ट्रेड्स यहाँ पर एक ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है जो कि आरबीआई मेंटेन करता है, फैसिलिटेट यहाँ पर करते हैं डिस्काउंटिंग इनवॉइसेस जो हमारे एमएसएमईज की होती है मल्टीपल फाइनेंसर्स के थ्रू, जिसमें कि एनबीएफसी फैक्टर्स भी आपके इन्वॉल्व होते हैं। और यहाँ पर जो अमेंडमेंट आई थी फैक्टरिंग रेगुलेशन एक्ट 2021 के अंदर, इसमें जो नंबर ऑफ एनबीएफसीज हैं एलिजिबल टू अंडरटेक फैक्टरिंग उनको बढ़ा दिया गया है। आरबीआई ने ब्रॉडन क्या क्राइटेरिया टू हेल्प इम्प्रूव लिक्विडिटी फॉर स्मॉल बिजनेसेस। ठीक है, तो अब आप देखो यहाँ पर हमारे पास में ये डोमेन क्या है, इंश्योरेंस पॉलिसीज के लिए बोल रहे हैं, इंश्योरेंस ब्रोकर्स करेंगे। बाइंग ऑफ अ बिजनेस अकाउंट रिसीवेबल्स एट अ डिस्काउंट टू प्रोवाइड इमीडिएट कैश, करेक्ट है। मैनेज करना है आईपीओ ऑफ अ कंपनी, तो यहाँ पर ये आईपीओ वाला काम जो होगा ये तो मर्चेंट बैंकिंग देखेगी। लॉन्ग टर्म लोन एग्रीकल्चर के लिए एनबीएफसी हमारा नबार्ड देख लेगा। और ट्रेडिंग इन फॉरेन एक्सचेंज फॉर रिटेल यूजर्स, तो फुल फ्लैश मनी चेंजर्स के बारे में पढ़ा है ना आपने, एफएफएमसी। ठीक है, जिन लोगों ने, मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था कि अगर आप कभी भी कनॉट प्लेस जाएंगे तो वहां पर स्टारबक्स के जस्ट सामने आपको मिल जाएंगे एक दो, है ना, ज्योति नाम से एंड एक दो नाम और है। तो वो सभी आपके किससे रिलेटेड है? ये सभी आपके यहाँ पर फुल फ्लैश मनी चेंजर्स होते हैं या तो ऑथराइज डीलर्स ऐसा कर सकते हैं। अब आ जाओ इंटरनल ओम्बड्समैन स्कीम पर। तो इंटरनल ओम्बड्समैन स्कीम यहाँ पर इंट्रोड्यूस की गई थी विच कैटेगरी ऑफ एनबीएफसीज के लिए? तो देखो, जितने भी एनबीएफसीज आपके मिडिल और अपर लेयर में जहाँ पर 2 या उससे ज्यादा सर्विस ब्रांचेस हैं, ठीक है, तो यहाँ पर इंटरनल ओम्बड्समैन स्कीम क्यों आई थी? बेसिकली यहाँ पर ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म के लिए, राइट। तो ये क्या करते हैं, ये बोलते हैं कि देखो आपके पास में भी जो 2026 की गाइडलाइंस आई हैं इसमें इन्होंने बोला है कि मैंडेटरी अपॉइंटमेंट होनी चाहिए आईओ की, जितनी भी हमारी रेगुलेटेड एंटिटीज हैं, जिसमें कि हमारे पास एनबीएफसी डी, ठीक है, जिनमें 10 या उससे ज्यादा ब्रांचेस हैं, और नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी एनडी जिसमें कि 5,000 करोड़ या उससे ज्यादा के एसेट्स हैं। अच्छा, अब यहाँ पर इन्होंने बेसिकली किसी भी तरह की बोला है कि इंटरनल ओम्बड्समैन जो है वो रिसीव नहीं करेंगे कंप्लेंट डायरेक्टली फ्रॉम द पब्लिक। हर एक कंप्लेंट यहाँ पर एनबीएफसी अगर रिजेक्ट करते हैं होल या पार्शली तो वो ऑटोमेटिकली एस्केलेट हो जाएगी। और अगर यहाँ पर एक रिटायर्ड या सर्विंग ऑफिसर होने चाहिए, रैंक इक्विवेलेंट टू जनरल मैनेजर फ्रॉम अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और रेगुलेटर। बाइंडिंग नेचर यहाँ पर, तो अगर आईओ डिसएग्री कर जाते हैं एनबीएफसी के डिसीजन से कि रिजेक्ट करने का कंप्लेंट, तो एनबीएफसी को ओवरराइड केवल आईओ तभी कर सकते हैं जब उनके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर या सीईओ यहाँ पर उनको परमिशन दे रहे हैं। ठीक है, और आईओ रिपोर्ट करते हैं डायरेक्टली टू द एमडी और सीईओ ऑफ द बोथ कस्टमर सर्विस कमिटी। ठीक है, under the PCA framework for NBFC, if an entity hits threshold 3, RBI can take which of the following mandatory actions? तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि कौन कौन से मैंडेटरी एक्शन ले सकते हैं। रिस्ट्रिक्शन डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन पर लगा सकते हैं, ब्रांच एक्सपेंशन और ये कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये हमने सारा का सारा प्रीवियस वीडियो में पढ़ लिया है, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर थ्रेशोल्ड 1 आपका क्या है? रिस्ट्रिक्शन ऑन डिविडेंड। और यहाँ पर प्रमोटर शेयर होल्डर्स जो हैं उनको अब क्या करना होगा? इन्फ्यूज करना होगा इक्विटी एंड रिड्यूस करना होगा लेवरेज। उसके बाद में रिस्ट्रिक्शन के बाद में आपके पास में थ्रेशोल्ड 2 में जितने भी एक्शन आपके थ्रेशोल्ड 1 के थे और ब्रांच एक्सपेंशन। फिर थ्रेशोल्ड 3 में जितने भी हमारे फर्स्ट और सेकंड वाले थ्रेशोल्ड के थे, इसके बाद में कैपिटल एक्सपेंडिचर के ऊपर भी अप्रोप्रिएट रिस्ट्रिक्शन लग जाएगा एक्सेप्ट फॉर टेक्नोलॉजिकल अपग्रेड। और यहाँ पर रिडक्शन जो होगा वो आपका वेरिएबल ऑपरेटिंग कॉस्ट पे भी होगा। ठीक है,
अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास में कुछ स्पेशल ऑडिट्स या टारगेटेड इंस्पेक्शंस किए जा सकते हैं। इसके अलावा बोर्ड को बोला जा सकता है कि एक रिकवरी प्लान आप तैयार करो एंड बहुत सारी चीज़ें इस तरह की हैं, जैसे मैनेजरियल पर्सन्स या सुपरसीडिंग जो होंगे वो बोर्ड को कर लेंगे इन द एक्सट्रीम केसेस एंड यहाँ पर फ्रेश लोन देने से भी मना कर दिया जाएगा। ऑल ऑफ दी अबव आपका आंसर हो जाएगा। Core investment companies are specialized NBFCs that hold not less than dash of their net assets in the form of investment in equity share, preference share, bond or loans in group companies. तो CIC यहाँ पर यूनिक कैटेगरी है NBFC में, जिसमें कि जो प्राइमरी बिजनेस है वो क्या है कि ग्रुप कंपनीज में स्टेक्स होल्डिंग का काम करो। तो यहाँ पर अगर एक CIC बनना है तो एंटिटी जो है वो एसेट कॉम्पोजिशन टेस्ट, जिसको 90-60 क्राइटेरिया बोला जाता है, इसे फॉलो करना होगा। अब ये 90-60 क्राइटेरिया में क्या होता है, यहाँ पर जो 90% आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट का रूल होता है, मीनिंग इसके पास में एटलीस्ट 90% ऑफ इट्स नेट एसेट्स, ठीक है, ये होल्ड करेगा इन द फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स और डेट और लोन इन ग्रुप कंपनीज। और 60% का रूल यहाँ पर इक्विटी फोकस रहता है कि जो 90% आपने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करा है, इसमें से 60% ऑफ इट्स नेट एसेट्स मस्ट बी इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी शेयर्स, ठीक है, जिसमें कि इंस्ट्रूमेंट्स कंपल्सरली कन्वर्टेबल होने चाहिए इनटू इक्विटी शेयर्स विद इन 10 इयर्स। फिर ये बोलते हैं नो ट्रेडिंग, इट डज नॉट ट्रेड इन इट्स इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, बॉन्ड्स, लोन्स इन ग्रुप कंपनीज एक्सेप्ट थ्रू ब्लॉक सेल्स फॉर द पर्पस ऑफ डाइल्यूटिंग और डाइवर्सिंग द स्टेक। और नो अदर फाइनेंशियल एक्टिविटी, यहाँ पर ये कोई भी अदर फाइनेंशियल एक्टिविटी कैरी नहीं करेंगे, जैसे कि रिटेल लैंडिंग या फिर मर्चेंट बैंकिंग, एक्सेप्ट फॉर ग्रांटिंग लोन्स टू ग्रुप कंपनीज, राइट। अच्छा, अब यहाँ पर आपके पास में कुछ इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन रजिस्टर्ड वर्सेस अनरजिस्टर्ड का होता है। तो यहाँ पर नॉट ऑल CICs नीड टू बी रजिस्टर्ड विद RBI, ठीक है, रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी होगा सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट CICs के लिए, ठीक है, जो कि यहाँ पर दो कंडीशन आपकी मीट करेंगी। एसेट साइज इनका 100 करोड़ या अबव होना चाहिए, ठीक है, 100 करोड़ या फिर अबव होना चाहिए, और जो हमारे पास में पब्लिक फंड्स हैं वो ये रेस करेंगे या होल्ड करेंगे, जैसे कमर्शियल पेपर्स, डिवेंचर्स, बैंक बोरोइंग। तो RBI ने कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज डायरेक्शन 2025 निकाला था, जिसमें इन्होंने एक लेयरिंग रिस्ट्रिक्शन लगाया था। एक ग्रुप जो है अब वो मैक्सिमम 2 लेयर्स ऑफ CICs अपने पास होल्ड कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर इंक्लूडिंग द पेरेंट CIC, ताकि एक्सेसिव बिल्डअप लेवरेज का नहीं हो थ्रू कॉम्प्लेक्स क्रॉस होल्डिंग्स। नेक्स्ट आ जाओ, Which of the following is not a member of Financial Stability and Development Council? तो FSDC यहाँ पर एक एपेक्स लेवल बॉडी थी, कोऑर्डिनेट कर रही थी अलग अलग फाइनेंशियल रेगुलेटर्स के बीच में। तो जो हमारे पास में यहाँ पर इन्होंने चेयरमैन LIC बोल रखा है, ये लार्जेस्ट इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं कंट्री में, ठीक है। इनके जो चेयरमैन हैं वो परमानेंट मेंबर FSDC के नहीं हैं। इंस्टेड जो इंश्योरेंस सेक्टर है वो रिप्रेजेंट किया जाता है बाय द चेयरमैन यहाँ पर ऑफ IRDAI, ठीक है। तो ऑफिशियल कंपोजिशन FSDC की कैसे होती है, काउंसिल को चेयर कौन करेगा, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। फिर यहाँ पर गवर्नर RBI के, चेयरमैन SEBI के, चेयरमैन IRDAI के, चेयरमैन PFRD के, IBBI के, चेयरमैन इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर्स के, ठीक है। तो यहाँ पर नॉट अ मेंबर पूछा हुआ है, तो आपके पास आंसर चेयरमैन LIC हो जाएगा। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स में कौन कौन आएगा, तो यहाँ पर फाइनेंस सेक्रेटरी एंड सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, Secretary Department of Financial Services, Secretary Ministry of Corporate Affairs, Secretary Ministry of Electronics and Information Technology मैथी, Secretary Department of Revenue and Chief Economic Advisor। ये मैंने पहले भी एक बार याद दिलाया था, लेकिन आपको याद रहे तो दोबारा से रिपीट कर दिया है। अच्छा, FSDC का याद रखना, ये एक नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसको एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के थ्रू 2010 में लाया गया था, और यहाँ पर इसको प्रपोज किया गया था रघुराम राजन कमेटी के थ्रू 2008 में, ताकि इम्प्रूव करें इंटर रेगुलेटरी कोऑर्डिनेशन। और सब कमेटी की बात करें तो FSDC सब कमेटी यहाँ पर यूनिकली चेयर की गई थी बाय गवर्नर ऑफ द RBI। यहाँ पर जो मेन काउंसिल है वो कौन देखता है, वो देखते हैं हमारे फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। The CRA requirement for most non-deposit taking systematically important NBFC is, तो यहाँ पर हमारे पास में ये 15% होती है, ठीक है।
सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट एनबीएफसी जिनको हम मिडिल लेयर या अपर लेयर में निकालते हैं इनके एसेट साइज के अकॉर्डिंग, ये 15% है। टीयर 1 कैपिटल इनको इसमें से कितनी रखनी पड़ेगी, 10% रखनी होगी। टीयर 2 बची हुई 5 हो गई सबऑर्डिनेटेड डेट रिवैल्यूएशन रिजर्व्स। अच्छा, टीयर 1 कैपिटल में क्या आएगा, इक्विटी कैपिटल और फ्री रिजर्व्स। अब यहाँ पर एक्सेप्शन दिया गया है गोल्ड लोन एनबीएफसी के लिए, तो जो यहाँ पर एनबीएफसी 50% या इससे ज्यादा अपने एसेट्स गोल्ड लोन में देती हैं, वो एक हायर टीयर 1 कैपिटल रेशियो 12% का मेंटेन करेंगी, ऑल्दो जो टोटल करार है वो अभी भी 15% रहेगा। ठीक है, तो अगर कोई गोल्ड लोन में इन्वेस्ट करता है कंपनी, बैंक को, एनबीएफसी सॉरी, तो इनको टीयर 1 रेशियो 12% रखना है, अदरवाइज 10% रहेगा। ठीक, और जो मिनिमम करार है वो 15% का ही है वैसे। अच्छा, अब यहाँ पर कॉमन इक्विटी टीयर 1 कैपिटल रिक्वायरमेंट्स होती हैं, तो 9% की ये दी गई है। तो 15% का करार और 9% का CET1 आपको थोड़ा कंफ्यूज कर सकता है। कॉमन इक्विटी टीयर 1 क्या होता है, टीयर 1 का ही एक लेयर होता है जो कि हम यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं केवल अपर लेयर के ऊपर, कि आपको CET1 रेशियो भी यहाँ पर 9% का मेंटेन करना है। इंश्योर करेंगे कि जो हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ कैपिटल, कोर कैपिटल, कॉमन इक्विटी, ये यहाँ पर बल्क बनाए 15% का टोटल में से। तो देखो, मिडिल लेयर, अपर लेयर और गोल्ड लोन एनबीएफसी मिनिमम करार 15%, मिनिमम टीयर 1 गोल्ड लोन का 12%, बाकी मिडिल लेयर और अपर लेयर का 10% रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर मॉर्टगेज गारंटी कंपनीज और एनबीएफआईज एंड वेयर एटलीस्ट डैश ऑफ देयर टोटल रेवेन्यू इज ड्राइव्ड फ्रॉम मॉर्टगेज गारंटीड बिजनेस। देखो, तो यहाँ पर भी हमारे पास में आरबीआई मॉर्टगेज गारंटी डायरेक्शंस आई थी, जिसमें इन्होंने बोला था कि एक मॉर्टगेज गारंटी कंपनी एक स्पेशलाइज्ड एनबीएफआई है जो कि ट्रांजिट करती है बिजनेस ऑफ प्रोवाइडिंग मॉर्टगेज गारंटी। मॉर्टगेज गारंटी का बिजनेस यहाँ पर ये देते हैं, जिसमें कि ये मेक श्योर करते हैं कि इस स्टेटस को मेंटेन करने के लिए एक स्ट्रिक्ट रेवेन्यू और एसेट टेस्ट रहेगा। तो 90% का रूल रहता है एमजीसीज के लिए। तो एक एंटिटी को अगर यहाँ पर रजिस्टर करना है, क्लासिफाई करना है एज एन एमजीसी, तो इसको कुछ चीजों से अडेयर करना होगा। रिवेन्यू रिक्वायरमेंट 90% ग्रॉस इनकम यहाँ पर आपका ड्राइव किया जाएगा मॉर्टगेज गारंटी बिजनेस के थ्रू। और जो एसेट रिक्वायरमेंट है, 90% इसके जो नेट एसेट हैं वो इन द फॉर्म ऑफ मॉर्टगेज गारंटी बिजनेस होने चाहिए। की ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर हमारे पास में ये हाईली स्पेशलाइज्ड है, तो हमारे पास अदर एक्टिविटीज के लिए बहुत कम रूम होगा। 10% ही अपने एसेट्स का ये किसी और जगह पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इंश्योरेंस रिस्ट्रिक्शन में मॉर्टगेज गारंटी कंपनी जो है वो कोई भी इंश्योरेंस बिजनेस नहीं करेगी। यहाँ पर मॉर्टगेज गारंटी एक्ट जो है वो एक इंश्योरेंस लेंडर की तरह बनता है और लीगली डिफाइंड किया जाएगा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के अंडर। ठीक है, एनओएफ यहाँ पर कितना होना चाहिए इनका, वो होना चाहिए 100 करोड़ जब ये यहाँ पर कमेंसमेंट कर रहे हैं बिजनेस का। करार एटलीस्ट यहाँ पर 10%, जिसमें कि 6% आपका टीयर 1 कैपिटल में जाएगा। और स्केल बेस्ड आपका जो रहेगा एसबीआई लेयरिंग, स्केल बेस्ड रेगुलेशन फ्रेमवर्क, तो एमजीसी जो है वो थ्रेशोल्ड यहाँ पर बेस लेयरिंग में एसेट साइज आपका 1000 करोड़ से कम और मिडिल लेयर में 1000 करोड़ से ज्यादा या 1000 करोड़ तक हो सकता है। नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, स्केल बेस्ड रेगुलेशन में मिडिल लेयर को एंड एक नेट ओन फंड कितना मेंटेन करना है, तो मिनिमम यहाँ पर 10 करोड़ का इसको मेंटेन करना है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हमारे पास में देखो, अभी जब हमने पढ़ा मॉर्टगेज कंपनी के लिए तो वो 100 करोड़, लेकिन अगर मिडिल लेयर कंपनी है तो यहाँ पर केवल 10 करोड़ का मिनिमम इनको इसको मेंटेन करना है। तो हमारे पास में जो 10 करोड़ का है ये किस किस कैटेगरी के लिए है, एनबीएफसी, आईसीसी इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट कंपनी, एमएफआईज, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन और फैक्टर्स। ठीक है, अच्छा, जो न्यू कंपनीज यहाँ पर रजिस्ट्रेशन ले रही हैं और 10 करोड़ यहाँ पर उनको फर्स्ट डे से रखना है। आरबीआई ने एक ग्लाइड पाथ दिया है इनको कि मार्च 31 2025 तक तो 5 करोड़ तक हो जाए। ठीक है, और ये जो दोनों हैं इनके लिए 7 करोड़ बोला था और 2027 तक 10 करोड़ हो जाना चाहिए। तो जो मिडिल लेयर है इसमें सभी डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी और नॉन डिपॉजिट टेकिंग इनका 1000 करोड़ या उससे ज्यादा आता है। ठीक है ना। अच्छा, एक चीज और है, अगर एनबीएफसी P2P वाली है
ठीक है, या अकाउंट एग्रीगेटर है, या विदाउट पब्लिक फंड्स और कस्टमर इंटरफेस है, ये छोटे वाले थे, तो यहाँ पर 10 करोड़ इनको नेट ओन फंड अपना रखना होगा। ठीक है, क्लियर है? बाकी सबके लिए सेम ही रहेगा। अच्छा, आईडीएफ, आईएफसी, एचएफसी, एसपीडी, इन सब के लिए क्या रहता है? स्पेसिफिक टू टाइप रहेगा आपका मिनिमम नेट ओन फंड। ओके, तो ये हमारे 2027 के गोल हैं। बाकी वीडियो लाइक कर देना, कमेंट कर कर बताना वीडियोस कैसे लग रहे हैं। एक ही वीडियो बचा इकोनॉमिक्स का, फाइनेंस कंप्लीट हो चुका है, कंपनीज एक्ट अब शुरू कर देंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।